चलो, तो आज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या सिंपली पहले फील्ड लाइंस की बात करेंगे, है ना। अगेन ये वर्क किसका है? माइकल फैराडे का, है ना। अ रियल जीनियस, एक ऐसा जीनियस जो स्कूल भी नहीं गया था, बुक बाइंडिंग शॉप पे काम करता था, बाद में हम्फ्री डेवी की लैब में लैब असिस्टेंट था, ठीक है। तो बेचारे को मैथ्स तो बिल्कुल ही नहीं आती थी, ये कहानी तो आपको बता ही दिए थे। तो हम लोग जानते हैं कि मान लो एक चार्ज पार्टिकल है, ठीक है। फील्ड बेसिकली क्या है? फील्ड बेसिकली क्या है? तो फील्ड है दुनिया पे चार्ज का असर, पहले दिन से हम बोल रहे हैं, है ना। चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो, चाहे वो मैग्नेटिक फील्ड हो, दोनों है क्या? दुनिया पे चार्ज का असर, है ना। और उसमें एक स्पेशल टाइप ऑफ फील्ड था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। मतलब अगर कोई चार्ज रेस्ट पे है तो वो अपने चारों तरफ जो फील्ड बनाता है उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड फिर कोई दूसरा चार्ज अगर रखा हुआ है तो उससे इंटरेक्ट करेगा, उस पर फोर्स लगाएगा। कुछ याद आ रहा? तो फील्ड क्या है? बेसिकली दुनिया पे चार्ज का असर। जैसे एक चार्ज पार्टिकल क्यू रखा हुआ है ना, इससे आर दूरी पे हम जानते हैं कि फील्ड क्या लिख सकते हैं? के क्यू बाय आर स्क्वायर आर क्या। माइकल फैराडे को इतनी मैथ्स भी नहीं आती कि वो ये वेक्टर समझ सके। सच्चाई है, सोचो, मैथ्स में आपसे भी कमजोर। अच्छा क्या बता, ये बताओ, ये जो क्यू का फील्ड हम लिखे हैं, ये फील्ड यहाँ पे ये फील्ड है कि ये फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा? फील्ड को रिप्रेजेंट कर। फील्ड तो स्पेस की प्रॉपर्टी है ना। ये जो हम नंबर लिखे हैं के क्यू बाय आर स्क्वायर, डज इट फील्ड? इज इट फील्ड? नो, इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ फील्ड, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फील्ड, है ना। ये क्या है? मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फील्ड, है कि नहीं। जैसे 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 हम आपको बोल दें कि देखो, एक वेक्टर है 5 न्यूटन का 37 डिग्री एंगल बना रहा, तो ये वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन है कि वेक्टर है एक्चुअली वहां पे 5 न्यूटन का फोर्स रखा हुआ वहां पे? नहीं ना, ये उसका रिप्रेजेंटेशन है। अच्छा, इसको एक और तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, कैसे? तो इसी चीज को आप लिख सकते हो 3i कैप प्लस 4j कैप। लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? सेम चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अरे सेम चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं? उसी तरह उस q का फील्ड r दूरी पे क्या है? के क्यू बाय आर स्क्वायर आर कैप, ठीक है। ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। लेकिन हमारे माइकल फैराडे, जो कि वन ऑफ द मोस्ट जीनियस साइंटिस्ट में से गिने जाते हैं, वो इतने जीनियस है तो समझो कि आइंस्टीन अपने रूम में 3 लोगों का पोर्ट्रेट रखते थे सामने में, इंस्पिरेशन के लिए। जैसे आप रखते हो ना किसी का, कोई सचिन तेंदुलकर का रखता है, कोई विराट कोहली का रखता है, आप लोग जैसे रखते हो। तो आइंस्टीन जिन 3 जीनियस लोगों का पोर्ट्रेट अपने रूम में रखते थे, उनमें से एक माइकल फैराडे थे। तो सोच सकते हो ये कितना जीनियस हुए होंगे, ठीक है। तो इनको मैथ्स नहीं आती थी, इनको के क्यू बाय आर स्क्वायर भी समझ में नहीं आता था, ठीक है। इनको फील्ड समझ में आती है, क्योंकि फील्ड इन्होंने ही बोला कि देख भाई, एक चार्ज दूसरे चार्ज पे फोर्स कैसे लगाता है, तो एक चार्ज अपना फील्ड बनाता है और वो फील्ड दूसरे पे फोर्स लगाता। ये आइडिया इन्हीं का। बट उस फील्ड को इस के क्यू बाय आर स्क्वायर आर कैप जो आज के मैथमेटिशियन लिख पाते हैं, इस फॉर्म में उनको समझ में नहीं आता था। अब मैथ्स है क्या? मैथ्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, है ना। उन्होंने इतना ही पावरफुल अपना लैंग्वेज बना लिया, लैंग्वेज ऑफ ड्राइंग, है ना। उन्होंने इतना ही पावरफुल खुद का लैंग्वेज डेवलप कर लिया।
कि हम ड्राइंग से फील्ड को समझा देंगे। ठीक है, और वही आइडिया है किसका, फील्ड लाइंस का। उन्होंने बोला कि हम अपनी गणित बना लेंगे खुद, हम अपने लैंग्वेज खुद बना लेंगे, हमको ये KQ/R² नहीं चाहिए, है ना। हम इतने समझदार हैं कि हम अपना लैंग्वेज डेवलप कर लें और वो फील्ड को एकदम एग्जैक्टली समझा पाएगा। ठीक है, तो वही कहानी है फील्ड लाइंस की, वर्क ऑफ अ जीनियस माइकल फैराडे। और फील्ड क्या है, अगर बोले फील्ड क्या है, तो चार्ज का दुनिया पे असर। ठीक है, अच्छा बाद में भी थोड़ा आगे चल के आपको कुछ और बताएंगे। हम एक टर्म यूज कर रहे हैं फील्ड लाइंस। हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन नहीं बोल रहे हैं, तो फील्ड लाइन बोल रहे हैं, तो फील्ड लाइन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और मैग्नेटिक फील्ड लाइन दोनों इंक्लूड हो जाएगा एक साथ। तो हम अलग से मैग्नेटिक फील्ड लाइन फिर नहीं पढ़ा रहे होंगे, जो एक्स्ट्रा वहाँ पढ़ाना होगा बस उतना बताएंगे, है ना, समझ में आया। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी दो तरह के होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन और एक होता है नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। ठीक है, उस पर बात करेंगे सबसे लास्ट में, EMI के लास्ट में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सबसे लास्ट में। तो अभी उन सब चीज़ों को छोड़ते हुए, अच्छा इसमें ये एक तरह से मैपिंग टेक्निक है। क्या है, मैपिंग टेक्निक। जैसे फील्ड आपको दिखता नहीं है, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक टेक्निक डेवलप किया गया फील्ड लाइंस का। किसने डेवलप करा, माइकल फैराडे। मेरी बात ध्यान से सुनो, इट इज जस्ट लाइक अ मैपिंग टेक्निक। जैसे मैप बनाते हो ना, तो उसका कुछ रूल होता है, बट क्या मैप एक्चुअल होता है? आप जो लाइन यहां खींच दिए, क्या वो लाइन जमीन पे खिंचा हुआ है क्या? तो जैसे मैप एक्चुअल नहीं होता, वैसे फील्ड लाइंस भी एक्चुअल नहीं होता। लेकिन बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है कि फील्ड भी एक्चुअल नहीं है। फील्ड एक्चुअल है। उस दिन भी चिल्ला रहे थे, फील्ड सत्य है, समझ में आया। लेकिन फील्ड लाइंस सत्य नहीं है, ये उसका रिप्रेजेंटेशन। अरे जैसे भारत ऐसे बना देते, तो क्या ऐसा ही जमीन पे भी खिंचा हुआ है क्या? हाँ, बट कुछ मैपिंग टेक्निक्स होते हैं, मैपिंग का भी कुछ रूल्स होता है कि यहाँ 1 सेंटीमीटर ड्रॉ कर रहे हैं तो रियली में कितना वो रिप्रेजेंट कर रहा हो, है ना। किस स्केल पे मैप करते हो, मैप के नीचे स्केलिंग फैक्टर लिखा होता है ना, 1:16 या ऐसा कुछ, कि दुनिया में जो 16 गुना होगा वो यहाँ 1 टाइम्स, ऐसा कुछ दिखते हैं ना। तो यहाँ भी इसका भी कुछ रूल्स है, कुछ हार्ड एंड फास्ट स्ट्रिक्ट रूल्स है जो आपको पता होना चाहिए। कोई दिक्कत? अगला चीज, क्या फील्ड लाइन रियल है? नहीं। क्या फील्ड रियल है? बिल्कुल, है ना, क्योंकि पूरा मैक्सवेल इक्वेशन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की पे ही लिखा हुआ है कि नहीं। उसका जो कोर थीम है मैक्सवेल इक्वेशन का, वो क्या है? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो स्टार्ट करें कहानी। तो सबसे पहला रूल, टेंजेंट टू फील्ड लाइंस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फील्ड एट दैट पॉइंट इन स्पेस। पहले हम बोल दिए, लिख देते हैं फिर।
टेंजेंट टू फील्ड लाइंस गिव द डायरेक्शन ऑफ फील्ड एट दैट पॉइंट इन स्पेस। मतलब मान लो ये फील्ड लाइन ड्रॉ किया हुआ, ध्यान से सुनना, और यहां पे कोई फील्ड लाइन, यहां पे कोई पूछे कि फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, यहां पे कोई पूछे फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, यहां पे कोई पूछे फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, यहां फील्ड लाइन हमेशा एक नहीं, फील्ड लाइन में एक डायरेक्शन हमेशा एक एरो लगा होगा। इनका कहना था, सवाल समझ में आया, उनका कहना है कि सर उल्टा एरो भी तो बना सकते हैं। नहीं, क्योंकि फील्ड लाइन विल ऑलवेज बी अ डायरेक्टेड कर्व, फील्ड लाइन में हमेशा एक एरो लगा होगा, है ना, समझ में आया। तो फील्ड लाइन जैसे स्पेस में ड्रॉ किया हुआ है, तो किसी भी जगह पे अगर फील्ड का डायरेक्शन बनाना है तो बताओ कहाँ बनाओगे, फील्ड का डायरेक्शन कैसे बताओगे, तो वहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर दो। इसमें तो बहुत कुछ समझने के लिए मेरे हिसाब से नहीं है, आगे चले। फील्ड लाइन आपको ड्रॉ करना नहीं है, पहला तो कुछ बेसिक कॉन्फ़िगरेशन का फील्ड लाइन आपको आना चाहिए, जो हम सिखा देंगे, ठीक है। फील्ड लाइन से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आप कैसे निकाल सकते हो वो आपको पता, ठीक है। रियलिटी में फील्ड लाइन कैसे ड्रॉ होता है, तो हर जगह वेक्टर ड्रॉ कर लो और वेक्टर के अलोंग कर्व बना लो, उल्टा काम। जैसे यहाँ पे क्या किए, यहाँ पे वेक्टर ड्रॉ कर लिए कि यहाँ पे फील्ड का डायरेक्शन इधर, यहाँ पे फील्ड का डायरेक्शन इधर, तो आप क्या करो, अलग अलग जगह पे फील्ड का डायरेक्शन निकालो और उसके टेंजेंट कर्व ड्रॉ कर दो। उल्टा भी तो कर सकते हैं, है ना। ये आपके काम की चीज़ नहीं है, इसके लिए कंप्यूटर्स होते हैं, ठीक है। और माइकल फैराडे का जीनियसिटी देखो, वो आदमी 7 चार्ज पार्टिकल, आप 2 का बनाने में बेहोश हो जाओगे, दिखाएंगे 2 चार्ज पार्टिकल दे देंगे, उसका फील्ड लाइन ड्रॉ करने में आपको चक्कर आएगा। वो आदमी 7 चार्ज पार्टिकल का फील्ड लाइन ड्रॉ करके गया अपने नोटबुक में, और वो कब वेरीफाई हुआ अच्छे से पता। कुछ लोगों को तो समझ में आया था पहले कि हाँ ठीक है, अब जब अच्छे सुपर कंप्यूटर्स बन गए तब जाके वो वेरीफाई हुआ कि एग्जैक्ट सही था, ठीक है। तो आपको अगर ख्याल आते हैं तो समझ जाइए कुछ गड़बड़ है ना, क्योंकि आप माइकल फैराडे तो हो नहीं सकते। उन्होंने 7 तक का ड्रॉ करा बे गधा, तू 18 का करके जा, माइकल फैराडे का रिकॉर्ड तोड़ के। अभी 2 का देंगे तब देखेंगे ना चक्कर आएगा कैसे, है ना। और कितना का पूछ रहा है, 7 से ज्यादा का नहीं होगा क्या सर, गधा कहेंगे। चलो इधर देखो, अगला देखो। अच्छा, एनसीईआरटी से भी थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा बाद में, ठीक है। अगला पॉइंट, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया, परपेंडिकुलर टू एरिया लिखना चाहिए, लिखा होता है कई जगहों पे, है ना। पर यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू एरिया represents strength of electric field, strength of इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले लिखो फिर समझाते हैं। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस per unit area, and that area must be perpendicular to field lines, that area must be perpendicular to field lines, perpendicular to number of field lines per unit area perpendicular to field lines, ठीक है, represent strength of electric field at that point, at that point in
स्पेस। ठीक है, एट दैट पॉइंट इन स्पेस। इसका क्या मतलब? मान लो एक पॉइंट चार्ज क्यू, ठीक है, इससे फील्ड लाइंस बना रहे हैं। ध्यान से सुनते जाना। अभी पहले काउंटर क्वेश्चन का भी हम जवाब देंगे। ये एक पॉइंट चार्ज क्यू है जिससे हम कुछ फील्ड लाइन ड्रॉ किए। ठीक है, यहां पे r दूरी पे एक स्फीयर लेते हैं, स्फीयर लेंगे, ये 3 डायमेंशनल होगा। ये मत सोचना कि फील्ड लाइन आप पेपर पे दिखा रहे हो तो फील्ड लाइन पेपर पे ही होगा, ये 3 डायमेंशनल होगा फील्ड लाइंस। ठीक है, ये पेपर पे नहीं होगा, ये याद रखिएगा। ठीक है, ये नहीं सोचने का कि जितना सामने में दिख रहा है वही है, आगे पीछे सब डायरेक्शन में होगा। ठीक है, इससे r दूरी पे एक स्फीयर लिए और एक 2r दूरी पे स्फीयर लिए। एक स्फीयर r दूरी पे लिए हैं और एक 2r दूरी पे लिए हैं। और हर जगह देखो फील्ड लाइन जो है वो एरिया के परपेंडिकुलर है ना। हर जगह फील्ड लाइन एरिया के परपेंडिकुलर है कि नहीं है बे? है ना। अच्छा, यहां पे एक चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ रहा है। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट, वो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एग्जैक्टली नहीं बताएगा, उसको रिप्रेजेंट करेगा। क्यों? क्योंकि ये किसका काम है? किसका काम है? फैराडे का। उनको मैथ्स नहीं आती है, एग्जैक्ट मैथ्स, तो वो एग्जैक्ट मैथ्स नहीं बता रहे होंगे कहीं पे भी, लेकिन उनका रिप्रेजेंटेशन भी उतना ही पावरफुल होगा। अभी दिखाते हैं। मान लो इससे कितना फील्ड लाइन निकला? n। कितना फील्ड लाइन निकला? n। अब यहां पे पहले इस n पे कुछ बकवास कर लेते हैं। ठीक है, अंकित जैसे बच्चों के लिए। ठीक है, पहला, सर अगर ये 8 कूलम का चार्ज है तो कितना n? जितना तेरी मर्जी उतना ड्रॉ करता जा। ठीक है, n इज ए नंबर बट इट इज नॉट टू बी काउंटेड। पहला चीज। दूसरा चीज, इसका कहना है कि सर यहां फील्ड है, मतलब यहां फील्ड नहीं है। दूसरा बकवास। अरे ये कर सकता है ना कि सर यहां फील्ड लाइन है, यहां फील्ड लाइन है, मतलब बीच में तो फील्ड नहीं है। तो भारत का नक्शा देखे हो? अरे भारत का नक्शा देखे हो? उसमें तुम्हारा घर दिखता है। हम वो भारत का नक्शा जो स्कूल में लगा होता है उसमें तेरा घर दिखता है? नहीं दिखता है ना। तो यहाँ पे भी फील्ड है, वो आपको देख नहीं रहा। देखना है तो क्या करोगे? जूम करोगे। गूगल मैप में कैसे जूम करते हो? तो यहाँ जूम करोगे तो और फील्ड लाइन दिखेगा, और जूम करोगे तो और दिखेगा। ठीक है, क्या मतलब वहां पे है? और समझ में आ रहा? तो कितना फील्ड लाइन ड्रॉ करने का कोई मीनिंग नहीं है। जैसे यहां लिखे ना n। हाँ, अब क्या ध्यान रखेंगे? मान लो ये 8 कूलम चार्ज है। कितना है? 8 कूलम चार्ज है। तो अगर 16 कूलम चार्ज का हम ड्राइंग करेंगे तो उसमें 2n फील्ड लाइंस ड्रॉ करना होगा। कितना? 2n फील्ड लाइंस। क्यों? क्योंकि चार्ज का मैग्नीट्यूड ट्वाइस हो गया। समझ में आया? तो ये n इज नॉट टू बी काउंटेड। इसका 2 रीजन है। पहला तो ये आप n 2 डायमेंशनल बना रहे हो और ये ड्राइंग है 3 डायमेंशनल। नहीं समझ में आ रहा? अरे ये 3D ड्राइंग है। ऐसा थोड़े कि फील्ड लाइन 2 AC प्लेन में आया, वो तो इधर 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 सब तरफ जा रहा होगा। कुछ समझ में आ रहा है? तो n इज अ नंबर विच इज नॉट टू बी काउंटेड। हाँ,
अगर 8 कूलम चार्ज से हम n फील्ड लाइन ड्रॉ किए तो 16 से 2 गुना करेंगे, है ना, 32 से 4 गुना करेंगे। ये मतलब है मेरा, समझ में आया, याद रह जाएगा पक्का। अच्छा देखो ये रिप्रेजेंट कैसे कर रहा है, आप बोलोगे कि सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है ना, इसमें तो आप बोलोगे कुछ भी एग्जैक्ट है नहीं, रिप्रेजेंट कर रहा है, बताते हैं। अच्छा किसी चार्ज से r दूरी पे फील्ड क्या होगा, और अगर 2r दूरी पे चले जाओगे तो 4r², मतलब फील्ड कितना कम हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। देखो यहां हो रहा, यहां पे हम क्या बोले हैं डेफिनेशन, नंबर ऑफ फील्ड लाइन पर यूनिट एरिया। अच्छा ये एरिया सर्कल का नहीं लेने का, स्फेयर है, इट्स अ स्फेयर। तो यहां पे अगर फील्ड लिखे हम E1, क्या लिखते हैं E1, इट इज नॉट इक्वल टू, इक्वल नहीं लिखने का, वो रिप्रेजेंट कर रहा, दैट विल बी n/4 पाई r² होगा। यहाँ पे फील्ड का जो स्ट्रेंथ होगा वो उसी से रिप्रेजेंट किया जाएगा। डेफिनेशन से यहां से देखो ना, फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया, तो नंबर ऑफ फील्ड लाइन n डिवाइडेड बाय एरिया, ठीक है। और यहां पे फील्ड लाइन का स्ट्रेंथ क्या होगा, E2, n फील्ड लाइन तो जो इसको क्रॉस किया है वही इसको भी क्रॉस कर रहा है, ऐसा नहीं है कि फील्ड लाइन ज्यादा हो गया या कम हो गया, रास्ते में मर गया, है ना, 18 चला था 20 रास्ते में शहीद हो गया, ऐसा तो हुआ नहीं। तो क्या हो जाएगा, n डिवाइडेड बाय 4 पाई इंटू 2r²। देखो 1/4 हो गया क्या, अरे 1/4 हो गया क्या, कूलम्स लॉ से भी 1/4 हो रहा था क्या। हाँ ये अलग है कि कूलम्स लॉ से आप एग्जैक्ट दूरी पे फील्ड बता सकते हो, है ना, क्योंकि कूलम्स को मैथ आती थी, बट फैराडे के हिसाब से आप एग्जैक्ट दूरी पे फील्ड नहीं बता सकते हो, बट 2 दूरी पे फील्ड कंपेयर जरूर कर सकते हो। तो है कि नहीं बंदा जीनियस, अरे है कि नहीं है, देखो ना फील्ड कंपेयर हो गया, कुछ नहीं समझ में आया। तो रूल नंबर 1, टेंजेंट टू फील्ड लाइन क्या देगा आपको, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या डायरेक्शन ऑफ फील्ड। अगला नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू फील्ड लाइन रिप्रेजेंट्स स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, स्ट्रेंथ मतलब कितना ज्यादा या कम है इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट इन स्पेस। कोई दिक्कत, यहां तक जल्दी से नोट करो। चलो 2 लिख दिए, एक तीसरा रूल लिखा होता है बट हमको बहुत अच्छा लगता नहीं है, इसलिए हम डायरेक्टली आपको पहले बता देते हैं, फिर वो रूल कैसे लिखा होता है, एनसीईआरटी में कैसे लिखा हुआ है वो भी बता देंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो हम ड्रॉ करते हैं कहीं पे वो अलग अलग चार्जेज का इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ नहीं करते हैं। ध्यान से सुनना, हम कहीं पर मान लो 10 चार्ज है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करेंगे वो हर चार्ज का अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होगा। असल में हम जो फील्ड लाइन ड्रॉ करेंगे वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उस पॉइंट का, समझ में आया। वी ऑलवेज ड्रॉ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉट द इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऑफ चार्जेस, है ना। अलग अलग चार्जेस के कारण जो अलग अलग फील्ड प्रोड्यूस हुआ है हम उसको ड्रॉ नहीं करते हैं, वी ड्रॉ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि मान लो यहां पे ऐसे है एक चार्ज Q1 और एक चार्ज Q2, सब समझ में आ जाएगा, घबराना नहीं है। इसका फील्ड लाइन ऐसे ड्रॉ किया हुआ,
मेरा ड्राइंग थोड़ा अच्छा नहीं है, तो एनसीईआरटी से थोड़ा देख लीजिए, ठीक है। ऐसे फील्ड लाइन ड्रॉ किया हुआ और एरो ऐसे बना हुआ, मतलब दोनों पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ऐसे फील्ड लाइन ड्रॉ किया हुआ, ठीक। वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि चिपका दें ऊपर से। इसमें कोई ये नहीं पूछेगा कि ये फील्ड लाइन किसका है। ये फील्ड लाइन क्या Q1 का है कि Q2 का है। भले ही आपको Q1 से निकलता हुआ दिख रहा हो, ध्यान से सुनिएगा, बट ये Q1 का फील्ड लाइन नहीं है, ये यहां पे नेट फील्ड जो है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ में आया? वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? उस जगह के नेट फील्ड को। इसको हम भारी लैंग्वेज में भी बोलेंगे, ठीक है? नहीं समझ में आया? अरे अगर यहां पे जो फील्ड लाइन था वो Q1 का होता, तब तो मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए। Q1 का फील्ड लाइन तो ऐसे होता है, अरे है ना? तो फिर ऐसे ड्रॉ कर देते, Q1 का ऐसे ड्रॉ कर देते, Q2 का ऐसे ड्रॉ कर देते, है ना? है कि नहीं? ऐसा नहीं करते हैं कि दोनों का अलग अलग ड्रॉ कर दिए। समझ में आया? तो जो फील्ड लाइन ड्रॉ किया जाता है, ध्यान से सुनिएगा, वो Q1 या Q2 का फील्ड लाइन नहीं होता है ना? वो उस जगह का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है या नेट फील्ड होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसी चीज को भारी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? हैवी लैंग्वेज में बोल के दिखाते हैं कि वी ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान से सुनिएगा, वी ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड एज द प्रॉपर्टी ऑफ स्पेस। वी ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड या वी ड्रॉ फील्ड लाइंस एज द प्रॉपर्टी ऑफ स्पेस। मतलब यहां पे जो फील्ड है ना, यहां पे जो फील्ड है, स्पेस की जो प्रॉपर्टी है, वहां के फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। बस ये नहीं कि किसका, इसका है, इसका है, इसका है, इसका, किसी का नहीं है, यहां कितना फील्ड है ना? अच्छा, अगर ये बात हम क्लियरली बोल दिए कि हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करते हैं, तो क्या ये बोलना जरूरी है कि दो फील्ड लाइन कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा? मेरे हिसाब से तो ये बोलने की जरूरत नहीं है। अरे जब हम यहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली नेट ड्रॉ कर रहे हैं, तो दो फील्ड लाइन तो वहां से पास कर ही नहीं सकता। दो फील्ड लाइन कैसे पास करेगा? दो फील्ड लाइन पास करेगा मतलब एक का टेंजेंट अलग, एक का टेंजेंट अलग, तो मेरे हिसाब से उसको बोलने की तो जरूरत ही नहीं है। लेकिन एनसीईआरटी में एक पॉइंट लिखा हुआ है ना, आप जैसे समझदार बच्चों के लिए, कि टू फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, है ना? बट मेरे हिसाब से तो इसी में वो पॉइंट इंक्लूड हो गया, है ना, कि हम जो फील्ड लाइंस ड्रॉ करते हैं वो कैसे ड्रॉ करते हैं? उस जगह का नेट फील्ड लाइन ड्रॉ करते हैं, ना कि इंडिविजुअली अलग अलग पार्टिकल का ड्रॉ करते हैं, है कि नहीं? तो जब नेट ड्रॉ करते हैं तो ऑब्वियसली एक ही लाइन पास करेगा कहीं से भी, अरे है ना? इसी को एनसीईआरटी में क्या लिखा है? नो टू फील्ड लाइंस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर, नो टू फील्ड लाइंस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। तो सारा पॉइंट लिख लो, पहले तो लिख लो वो हैवी वाला लैंग्वेज, है ना, वी ड्रॉ फील्ड लाइंस एज द प्रॉपर्टी ऑफ स्पेस, वी ड्रॉ फील्ड लाइंस एज अ प्रॉपर्टी ऑफ स्पेस, है ना, ये भारी वाला, हैवी वाला, वी ड्रॉ फील्ड लाइंस एज प्रॉपर्टी ऑफ स्पेस। और इसी में नीचे पॉइंट डाल के लिख लो, नो टू फील्ड लाइंस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर, है ना, मतलब दो फील्ड लाइन कभी भी एक जगह से पास
नहीं कर सकता है, करना भी नहीं चाहिए। करेगा तो देखो एक फील्ड लाइन इधर, एक फील्ड इधर और एक इधर, तो इसका नेट कुछ ऐसे हो जाएगा, तो गड़बड़ हो जाएगा ना, गड़बड़ हो जाएगा ना। तो यहां तक की बातों को जल्दी से लिख लें। लिखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर ओरिजिनेट इन फ्री स्पेस और टर्मिनेट इन फ्री स्पेस। या सीधा लिखो, फील्ड लाइंस कैन नेवर ओरिजिनेट इन फ्री स्पेस और टर्मिनेट इन फ्री स्पेस। फील्ड लाइंस कैन नेवर ओरिजिनेट इन फ्री स्पेस और टर्मिनेट इन फ्री स्पेस। मतलब फील्ड लाइन ऐसा हो ही नहीं सकता कि कहीं अचानक शुरू हो जाए और अचानक ख़त्म हो जाए। ठीक है, इसका मतलब यही है, फील्ड लाइंस कैन नेवर ओरिजिनेट और टर्मिनेट इन फ्री स्पेस। फ्री स्पेस का मतलब क्या होता है अपना? चार्ज फ्री स्पेस, वैक्यूम नहीं। जब भी फ्री स्पेस बोले तो चार्ज फ्री स्पेस, है ना। अच्छा ये बताओ, इस रूल के अनुसार ऐसा फील्ड लाइन हो सकता है क्या? जो भी रूल बताएं चौथा, उस रूल के अनुसार ऐसा फील्ड लाइन हो सकता है क्या? क्यों हो सकता है? बिल्कुल क्लोज लूप है, ना तो ये कहीं से ओरिजिनेट हो रहा और ना ही कहीं टर्मिनेट हो रहा, तो ये 4th नंबर रूल को वायलेट नहीं कर रहा। और ये सवाल IIT JEE का सवाल, IIT JEE एक बार यही सवाल पूछ लिया कि ये जो है ये फील्ड लाइन को रिप्रेजेंट कर सकता है कि नहीं। सब बच्चा मार के आया नहीं 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 नहीं। अबे अभी तक हम जो भी पढ़ाए हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन नहीं पढ़ाए हैं, जनरल फील्ड लाइन पढ़ाए हैं। ध्यान से देखो, कहीं पे भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन का चर्चा नहीं है। जहाँ भी चर्चा है वो फील्ड लाइंस। और हम आपको बार बार बोल रहे हैं, फील्ड लाइन किसका, कौन कौन सा फील्ड होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड, जो लास्ट में पढ़ेंगे, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड तो मस्त बनाता है ऐसा लूप। और ये लॉ को भी कहाँ वायलेट कर रहा? जो चौथा लॉ है, चौथा लॉ क्या बोले थे? इट कैन नाइदर ओरिजिनेट और टर्मिनेट इन फ्री स्पेस। कहाँ ओरिजिनेट या टर्मिनेट हो रहा? अब लूप का ओरिजिनेशन या टर्मिनेशन थोड़े ही होता, समझ में आया? तो कोई अगर पूछे क्या ये फील्ड लाइन है, सही है, बिल्कुल सही है, हम पे विश्वास नहीं है, पलट के खोज लेना JEE का सवाल पिछला, ठीक है, मिल जाएगा। और मैक्सिमम बच्चे इसको गलत मार के आए थे। क्यों? क्योंकि उनको अलग से रटाया गया था इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन का, है ना। तो आप लोग गलती नहीं करोगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन बिल्कुल क्लोज लूप बनाता, आगे पढ़ाएंगे, ठीक है। चल, अब जो दो रूल बता रहे हैं वो सिर्फ, अच्छा इसमें जैसे कि आपको बना दे ऐसे, एक Q चार्ज है, ठीक है, इसका फील्ड लाइन ऐसे बना दे, ध्यान से देखना, अकेला Q चार्ज है, साथ में कोई और नहीं है, ठीक। तो अब अंकित क्या बोलेगा? सर खत्म हो गया यहाँ। तो हम बोलेंगे नहीं, और आगे ले जाओ, ठीक है। फिर बोलेगा सर यहाँ ख़त्म हो गया, अब तो बोले कि फ्री स्पेस में ख़त्म नहीं हो सकता, तो बोलेंगे और आगे ले जाओ। बोलेगा ख़त्म हो गया, तो हम बोलेंगे और आगे ले जाओ। बोलेगा ख़त्म हो गया, तो बोले बोर्ड ख़त्म हो गया इसीलिए, नहीं तो और आगे बना देते। समझ में आया? ये ख़त्म नहीं होता है, ये मत सोचना टर्मिनेट हो गया, ठीक है। समझ में आया? अरे कुछ भी समझ में आया? पक्का चलेगा काम। अब जो दो रूल बता रहे हैं वो सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड्स के लिए,
ठीक है, तो पहला रूल लिखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस मतलब वैसा चार्ज का फील्ड जो रेस्ट पे है ना। तो इसमें पहला रूल होगा कि ये कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाएगा, रीजन बीइंग कि ये नेचर में कंजर्वेटिव होता। कैसा होता है? कंजर्वेटिव। और कंजर्वेटिव है, और अगर क्लोज लूप बनाया तो फिर दिक्कत हो जाएगा। क्या दिक्कत होगा वो हम आगे प्रूफ कर देंगे, ठीक है। तो लिख लो, बीइंग कंजर्वेटिव फील्ड, बीइंग conservative field, electrostatic field lines can never form closed loop. Being conservative field, ये फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड होता है। मतलब इस फील्ड में अगर एक पूरा चक्कर लगा लोगे ना तो वर्क डन क्या हो जाएगा? 0। चैप्टर 3 वर्क एनर्जी याद आया? हाँ, इसलिए बोलते हैं वर्क एनर्जी तक पढ़ के रखना, नहीं तो चक्कर आने वाला, ठीक है। तो रूल्स फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस, बीइंग कंजर्वेटिव फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस कैन नेवर फॉर्म क्लोज लूप। ये कभी भी क्लोज लूप नहीं बना सकता। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन कभी भी क्लोज लूप नहीं बना सकता, है ना। उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन हमेशा पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होगा और नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होगा, है ना। या फिर कहाँ टर्मिनेट हो सकता है? इन्फिनिटी पे। समझ में आया? तो लिख लो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन्स ऑलवेज ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट ऑन नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन्स अब हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं? स्पेशली किसकी बात कर रहे हैं? और वो जो 4 रूल था वो किसके लिए वैलिड था? सब के लिए वैलिड था, इसके लिए भी वैलिड है, ठीक है। अब जो बात कर रहे हैं वो सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के लिए वैलिड है ना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट्स ऑन नेगेटिव चार्ज। ऑलवेज ओरिजिनेट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, ये मत सोचना कि सर कोई भारी भरकम फिजिक्स पढ़ा दिए हैं, विश्वास नहीं है एनसीईआरटी में खोल के देख लेना, वो खुद लिखा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप नहीं बनाता, ठीक है। हाँ, हम क्या बोले? इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट्स ऑन नेगेटिव चार्ज। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मान लो एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ है और एक निगेटिव चार्ज यहाँ है, मान लो +q -q, इसको डाइपोल बोलते हैं, बाद में समझाएंगे और, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा बनेगा। और किसका फील्ड लाइन है ये? नेट फील्ड है। कभी भी मत बोलना इसका है या उसका है। पॉजिटिव से चलेगा और निगेटिव पे टर्मिनेट होगा, ठीक है। बोलोगे कि सर ये तो हवा में यहीं ख़त्म हो गया, तो नालायक ये घूम के आएगा, ठीक है। नालायक वाली बातें ना करें। ठीक है। पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होगा और नेगेटिव चार्ज पे
खत्म होगा। और एक रूल लिख लो लास्ट, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ऑरिजिनेटिंग और टर्मिनेटिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, number of field lines, number of field lines originating or terminating on a charge particle are proportional to their magnitude, are proportional to their magnitude। मतलब अगर एक 6 कूलम का है और एक 3 कूलम का है तो 6 कूलम वाले से कितना, 3 कूलम वाले का 2 गुना चार्ज फील्ड लाइन निकलेगा या टर्मिनेट होगा, ये याद रखना है ना। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ऑरिजिनेटिंग और टर्मिनेटिंग, originating or terminating from a charge particle is directly proportional to its magnitude, is directly proportional to its magnitude। मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा, फील्ड लाइन उसी रेशियो में बढ़ता जाएगा। ठीक है, इसी पे 1-2 होमवर्क लिख लो, फिर कल फ्लक्स स्टार्ट कर देंगे। कल नहीं मतलब मंडे को। क्या क्लोज लूप कैसे हुआ? ये एंड पॉइंट है ना, यहां से ओरिजिनेट या टर्मिनेट हो रहा। क्लोज लूप में कहीं पे एंड पॉइंट है क्या? इसका बना के आना, एक +2 Q चार्ज है और एक ये +2 Q चार्ज है और यहाँ पे -Q चार्ज। ठीक है, इसका फील्ड लाइन ड्रॉ करके आना।